सो हेलो एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईटी धनबाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आज और इलेक्ट्रिक डाइपोल के टॉपिक को कवर करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे। इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स के और भी टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप टू इक्विपोटेंशियल सरफेस तक मैं सारे टॉपिक कवर कर चुका हूं और इस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी लिए हैं मैंने। तो अब तक अगर तुमने वो सारे वीडियोस नहीं देखे तो आई टैब में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तुम जाके देख सकते हो। तो चलो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये होता क्या है। तो जनरली अगर फिजिक्स में बात करूँ, अभी जो हम पढ़ेंगे लेक्चर्स में कवर करेंगे उसमें इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस को कवर करूँगा। उसके पहले बता दूँ कि ये एक अरेंजमेंट ऑफ चार्ज है और उस अरेंजमेंट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, फोर्स और टॉर्क की बात होती है और इसी चीज़ को हम इस टॉपिक में कवर कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते किसको हैं? वैसा सिस्टम ऑफ चार्ज जिसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन पोलैरिटी डिफरेंट हो। तो कैसा सिस्टम होगा, तुम अज्यूम करो एक ऐसा सिस्टम जिसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और पोलैरिटी डिफरेंट है। तो इस सिस्टम की अगर बात करूं मैं तो इस सिस्टम में देखो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू और पोलैरिटी डिफरेंट है। पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो पोलैरिटी डिफरेंट हो गया। पोलैरिटी की बात मैंने स्टार्टिंग के वीडियोज़ में की थी, फर्स्ट वीडियो में आई थिंक, जब चार्ज की प्रॉपर्टी बता रहा था। तो पोलैरिटी किसको बोलते हैं उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। पोलैरिटी सिंपल सा टर्म है, ये और ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है इसका, तो पोलैरिटी अलग अलग होगी और यही बोल रहा है इसमें इसके डिफिनेशन में। तो इसी अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद जो नया टर्म आता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है और इसकी ज़रूरत एटॉमिक फिजिक्स में पड़ती है, मॉलिक्यूलर फिजिक्स में पड़ती है। जब किसी मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं उसमें जो चार्ज का अरेंजमेंट होता है, जो डाइपोल होता है उसमें, उसकी वजह से डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है जो उसके कई प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है, चाहे सॉलिबिलिटी हो जाए, चाहे एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात होती है और भी कई प्रॉपर्टीज़ तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेशन वाला पार्ट देख रहे होंगे। इसके बाद आते हैं इस टॉपिक पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो देखो इस अरेंजमेंट को जब डाइपोल की बात होती है और किसी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है ये, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी क्यू को लेते हैं और इसके साथ प्रोडक्ट में होता है, इसके साथ डिस्टेंस के साथ। तो इसी को एक क्वांटिटी से डिफाइन करते हैं जिसको हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। इसी क्वांटिटी को डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। जब किसी चार्ज को किसी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया जाए तो चार्ज मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज एंड दैट सेपरेशन इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। और यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा कि इस नोटेशन से हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके यूनिट की बात होगी, तो यूनिट कितना हो जाएगा? यूनिट तुम इजीली बता पाओगे यहाँ से, चार्ज का यूनिट कूलम और डिस्टेंस का मीटर, तो यूनिट कितना हो जाएगा? यूनिट की बात होगी तो यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर। अब क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, अभी मैंने बताया कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन कैसे डिफाइन होता है इसमें? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये एक बेसिक प्रॉपर्टीज हो गया। अब एक और यूनिट की बात होती है इसमें, इसके जब हम उसको एटॉमिक फिजिक्स में देख रहे होते हैं इस टर्म को, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो रहा है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को एक और यूनिट में हम एक्सप्रेस करते हैं एंड दैट यूनिट इज डी बाई। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए एक यूनिट होता है डी बाई और इसका कन्वर्जन 1 डी बाई इज इक्वल टू हाउ मेनी कूलम मीटर। ये एक बार देखना, बुक्स में होता है डेटा गिवन
1 dBA इज इक्वल टू हाउ मेनी कूलम मीटर, और मुझे कमेंट में बताना है कि ये कितने किसके इक्वल होता है। इसके बाद अब इसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट है, इसकी इस अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट जो है वो इस अरेंजमेंट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कवर कर रहे होंगे। तो चलो देखते हैं कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के प्रॉब्लम है वो मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में कवर करूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें मैं कवर करूंगा। अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ मैं, तो 2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होता है। एक पॉइंट जो होता है वो इसी लाइन पे कहीं होता है किसी r डिस्टेंस पे, तो इसके सेपरेशन को मैं 2a डिस्टेंस ले लेता हूँ, और किसी इसके मिड पॉइंट से किसी r डिस्टेंस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो वो कितना होगा। ये इस पोजीशन को हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। कौन सा पोजीशन बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन। अब इस पोजीशन पे अगर बात करते हैं कि कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तुम्हें चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होगा कि Q/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वीडियो में मैंने कवर किया है ये बात। तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकाल लेंगे, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकाल लेंगे, और नेट जो होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो नेट आएगा वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो नेट आएगा वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि कैसे आ रहा है, और वेक्टर से यहाँ पे इस पॉइंट पे नेट निकाल देंगे। तो देखो इस चार्ज की वजह से अगर बात करें हम इस पॉइंट पे, तो इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही हमें, तो ये डिस्टेंस कितना है r-a, और यहाँ से अगर यहाँ के डिस्टेंस की बात करें तो ये कितना है r+a। क्यों? क्योंकि देखो ये मिड पॉइंट से है, तो ये a हो जाएगा और ये a हो जाएगा होगा। तो अब ये बताओ कि कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा होगी और डायरेक्शन क्या होगा, ये बताओ। अभी बिना कैलकुलेशन के ये बताओ, मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा हूँ मैं, बस ये बता दो कि किसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी और डायरेक्शन किधर होगा। तो देखो अगर इस चार्ज की वजह से बात करें तो ये सेपरेशन जो है, ये सेपरेशन वो कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज की वजह से बात करते हैं, तो E1 ले लेता हूँ मैं, E ड्यू टू Q ले लेता हूँ। चलो कितना हो जाएगा, KQ/r-a²। और ये चलो E1 और E2 ले, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा, और इसको E2 ले लेता हूँ, तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा KQ/r+a²। तो अब ये बताओ कि कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है। ये क्वांटिटी r+a से ज़्यादा है, तो डिनोमिनेटर इसका ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर इसका ज़्यादा, तो ये क्वांटिटी छोटी। और इसका डायरेक्शन बता दो, अब E2 का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस चार्ज की वजह से डायरेक्शन किधर होगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, टुवर्ड्स द चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, टुवर्ड्स द चार्ज। तो इस पॉइंट पे E2 कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, और E1 कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, तो E1 कुछ इधर हो जाएगा, और क्योंकि E2 छोटा है E1 से, तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो डाइपोल का भी डायरेक्शन किधर हो जाएगा, डाइपोल मूवमेंट का P, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन हो जाएगा E नेट। तो E नेट निकाल लेते हैं। E नेट की बात होगी अगर एक्सियल पोजीशन पे, तो कितना हो जाएगा, कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, KQ/r-a² माइनस KQ/r+a²। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से r कॉमन ले लेंगे, तो ये बच जाएगा 1 - a/r², और इसको एक काम करते हैं, KQ को भी कॉमन ले लेते हैं, और ये r² कॉमन, तो ये बच गया -1/1 + a/r², यही हो जाएगा। और जब डेफिनेशन में बता रहा था तो मैंने बताया था कि ये डिस्टेंस काफ़ी छोटा होता है, तो r जो है वो a से काफ़ी बड़ा होगा, r जो है वो a से काफ़ी बड़ा होगा, तो यहाँ पे बाइनोमियल लगेगा। कैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करते हैं, देखो पहले तो ये कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकता हूँ। अब बाइनोमियल लगा देते हैं, क्योंकि देखो अगर ये बड़ा है तो ये वाला टर्म जो है, ये वाला जो टर्म है a/r, वो ये अगर बड़ा है तो a/r लेस देन 1 होगा, और लेस देन 1 होगा तो ये पूरी क्वांटिटी जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो ये जब -1 से 1 के बीच में लाई करती है, तो इसको हम इस पावर को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, 1 + a/r, क्योंकि -2 और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 - 2a/r। अब कैलकुलेशन कर लो, कितना हो गया, KQ/r² × 1 + 2a/r, और ये 1 + 1 2, और इससे ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2KQ, सॉरी कितना हो जाएगा, देखो 1 प्लस, अच्छा नहीं ये माइनस है ना, यहाँ तो माइनस है ना,
ये माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा 1 - 1, 1 से 1 कैंसिल, और ये 2a/r प्लस 2a/r तो 4a/r। तो ये कितना हो गया 4kqa/r3, यही होगा। और इसको देखो कैसे लिख सकता हूँ, kq इंटू 2a/r। अब इस टर्म इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन देम क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। और डाइपोल मोमेंट यहाँ पे p मैं लिया हूँ, p से डिनोट भी करते हैं डाइपोल मोमेंट को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 2kp/r3। काफ़ी सिंपल है। अब ये इसका जो डायरेक्शन है वो किधर है, इधर ही है, क्योंकि -q से q के तरफ इसका भी डायरेक्शन होता है और इसका भी डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही है। तो ये जो क्वांटिटी है ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, और इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लिखे और पॉजिटिव साइन लिखे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ये क्वांटिटी हो गई, और यही वैल्यू हो गया एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 2kp/r3। फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान रखना। अब एक्सियल पोजीशन के बाद देख लेते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। तो अब बात करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। तो ये इस पोजीशन पे इस लाइन के परपेंडिकुलर पोजीशन को किसी इस लाइन पे किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है तो इसी पॉइंट को, इसी अरेंजमेंट को इक्वेटोरियल बोलते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन किसको बोलते हैं, पोजीशन लाइन ऑन दी पॉइंट लाइन ऑन दी लाइन परपेंडिकुलर टू दी सेपरेशन एट दी मिड पॉइंट, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट है तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो इसकी वजह से और इसकी वजह से, यही दो चार्ज है, इसको मैं थीटा ले लेता हूँ। इसका रीजन बताऊंगा थीटा क्यों लिया, थीटा ले लेता हूँ, इसको थीटा ले लेता हूँ। इस चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी इस पॉइंट पे तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड द चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिव है क्वांटिटी। और इसकी वजह से बात होगी तो इससे अवे होगा, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इसको मैं ले लेता हूँ E1 और इसको ले लेता हूँ E2। तो E1 की मैग्नीट्यूड की पहले तो बात कर लेते हैं। तो E1 कितना हो जाएगा, देख लो ये R है और ये A है, तो ये कितना हो जाएगा √a² प्लस r²। तो ये कितना हो जाएगा a² प्लस r²। पाइथागोरस थ्योरम से देखो ये 90 डिग्री है, ये R और ये A, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो E1 कितना हो जाएगा kq/r²। तो a² प्लस r², या r² प्लस a², कुछ भी लिखो, r² प्लस a²। ठीक, अब इसके बाद फिर E2 की बात होगी तो E2 भी सेम हो जाएगा kq/r² प्लस a²। लेकिन इनेट की बात करते हैं तो देखो अगर इन दोनों चार्ज को जो कि ऐसे सेपरेटेड हैं, इनको अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में मैं डिवाइड कर दूँ तो इसकी वजह से दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक इधर, और इसकी वजह से दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक इधर। तो ये दोनों कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाना है क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का। तो बचा कौन, ये वाला कंपोनेंट। तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा थीटा वर्टिकली अपोजिट से, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा सिमेट्रिक से, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो सिमेट्रिसिटी से ये भी, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये देख लो, ये अगर E1 है और ये E2 है, अब दोनों को E ले सकता हूँ क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो लेट टेक बोथ एज E। तो ये कितना हो जाएगा E cos थीटा, और ये भी E cos थीटा, तो 2E cos थीटा हो जाएगा। तो E नेट की बात होगी तो E नेट यहाँ पे कितना हो जाएगा 2E cos थीटा। तो इसको लिख सकता हूँ 2E कितना है kq/r² प्लस a² cos थीटा। और तुम्हें पता है इस ट्रायंगल में देखो cos थीटा का अगर लिखूँ मैं तो cos थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, बेस कितना है a और हाइपोटेनियस कितना है √a² प्लस r²। तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos थीटा के जगह यहीं पे लिख देता हूँ a/√a² प्लस r²। तो इसको लिखा जा सकता है 2kq/r² प्लस a² टू द पावर 3/2 इंटू a। अब यहाँ से r को मैं बाहर ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा, देखो देखते जाना प्रोसेस डेरिवेशन का, क्योंकि बोर्ड्स में डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है एक्सियल और इक्वेटोरियल पे। तो r² कॉमन लूँगा मैं अगर, तो r² अगर यहाँ से देखो इसको r² से डिवाइड करता हूँ अंदर में और r² से ही मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर में, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, r² बचा
अच्छे से देखो इसको, यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी यहाँ से कॉमन लेने में, तो कॉमन लेना मैं सिखाता हूँ। यहाँ से क्या करना है, यही था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ये था। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये करना है हमें आर स्क्वायर, आर को, आर वाले टर्म को बाहर निकालना है, इसको 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर में चेंज करना है। तो अंदर में आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा और आर स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। तो इसको मैं बाहर अगर लूँ तो आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, तो आर क्यू बाहर निकलेगा, तो ये हो गया 2k3a अपॉन आर क्यू बाहर निकलेगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। और देख लो पहले क्या था, जब वो पढ़ा रहा था, वो जब सेपरेशन की बात होती है तो ये वाला सेपरेशन बहुत स्मॉल है और ये ज़्यादा होगा। ये बताया था जब डाइपोल अभी पढ़ा रहा था, तो ये सेपरेशन डाइपोल मोमेंट जब बता रहा था तो मैं बताया था कि ये सेपरेशन जो है वो काफ़ी छोटा होता है। तो इस वजह से ये जो टर्म है वो लेस देन 1 हो जाएगा और ये जो क्वांटिटी है -1 से 1 के बीच में आएगा। इसलिए यहाँ पे बाइनोमियल हम यूज कर सकते हैं। और बाइनोमियल अगर यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2k3a अपॉन आर क्यू, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टू दी पावर -3/2। और इसको लिख सकते हैं 2k2a अपॉन आर क्यू 1 - 3a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब इस टर्म को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आर काफ़ी बड़ा है इससे, तो ये वाला 0 को अप्रोच करेगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा। और आर ही जब है, आर ही जो है वो काफ़ी बड़ा है ए से, तो आर स्क्वायर तो ए स्क्वायर से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि और ये क्वांटिटी जो है उससे बहुत छोटी, मतलब 0 की तरफ टेंड करेगी। तो ये वाला टर्म हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो बचेगा क्या, बस ये वाला टर्म। तो इलेक्ट्रिक ई नेट की बात होगी यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 2k3a अपॉन आर क्यू। और इसको उसी टर्म में, उसी फॉर्म में लिख देना है, k3 × 2a अपॉन आर क्यू। तो कितना हो जाएगा, k3 अपॉन आर क्यू। अब देखो डायरेक्शन की बात होगी, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर है, तो निगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे साइन जो है वेक्टर का वो निगेटिव होगा। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर ई नेट की बात करें इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो -kp अपॉन आर क्यू होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पॉइंट पे डिफाइन होता है, एक एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। एक्सियल पोजीशन किसको बोलते हैं, अलोंग दी एक्सिस, मतलब एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसको एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, और वहीं परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस अगर कोई पॉइंट है तो इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। एक्सियल पे कैसे फाइंड करना है वो मैंने बता दिया, और इक्वेटोरियल पे कैसे फाइंड करना है वो बता दिया। डेरिवेशन बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और डेरिवेशन अगर तुम्हारे लिए तो डेरिवेशन काफ़ी आसान होना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी से। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का यूज करते हुए निकाल रहे हैं इस तरह के, इससे भी टफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो तुम्हारे लिए डेरिवेशन काफ़ी आसान है। हाँ, बाइनोमियल वाला जो ये यूज आता है वो बार बार यूज आता है फिजिक्स में, तो ये वाला याद रखना। और इसी को यूज करते हुए दोनों में हमने एक्सप्रेशन को लिखा और इसको निगलेक्ट किया, क्योंकि ये टर्म काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, तुम्हारे लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज, एजुकेशनल कंटेंट तुम्हें इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।